पाचन। तो पाचन में हमने सबसे पहले हम भोजन को मुख में डालते हैं। मुख के बाद उसको हम चबाने की क्रिया करते हैं। वो किसके द्वारा करते हैं? तो दांत के द्वारा। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जो चबाया हुआ भोजन है वो कहाँ से गुजरता है, यानी कि उसके बाद मुख गुहिका से होकर वो ग्रास नली यानी कि ग्रसिका। तो आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर आप सबको पता है कि कंठ नली यानी कि ग्रसिका होती है, जिसकी सहायता से वो भोजन है वो नीचे की ओर जाता है। फिर है अमाशय। तो अमाशय का क्या कार्य है? तो वो जो सभी अंग है उनके बारे में हम संक्षिप्त यानी कि उसको हम बाद में आगे की चैप्टर में हम देखने वाले हैं। फिर है शुद्धांत्र यानी कि छोटी आंत और बृहदांत्र यानी कि बड़ी आंत। और उसके बाद जो बृहदांत्र यानी कि बड़ी आंत है वो मलाशय से जुड़ी होती है। उसके बाद है मलद्वार यानी लास्ट में है मलद्वार, जिसका मलद्वार में क्या होता है कि जो हम भोजन लेते हैं उसका अगर पाचन में समावेश नहीं होता है कि यानी कि जो बिना पचा हुआ भोजन है उसको हम मलद्वार के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो ये सभी है मानव के जो पाचन अंग है वो सभी। अब हम आगे देखते हैं तो मुख एवं मुख गुहिका। इसमें क्या होता है कि मुख यानी कि जो हम भोजन को अंदर की ओर ले जाते हैं, यानी कि अंतःग्रहण मुख। अंतःग्रहण यानी कि जो हम भोजन को, ये कौन है? मुख और मुख गुहिका यानी कि जो हम भोजन को अंदर की ओर प्रवेश करने देते हैं वो किसके द्वारा होता है? तो मुख द्वारा। वो आहार को शरीर के अंदर लेने की यानी कि जो हम भोजन लेते हैं उसको शरीर के अंदर लेने की जो क्रिया है उसे कहते हैं हम अंतःग्रहण। आगे हम देखते हैं तो जो हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं, यानी कि हम जो भोजन के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं किसकी सहायता से करते हैं? वो है दांतों की सहायता से। फिर हम यहाँ पे एक क्रियाकलाप 2.2 है और उसमें चित्र 2.3 देखिए कि दांतों के अलग अलग प्रकार हैं। तो आप जो प्रकार है उसमें पहले देखिए कि पहला जो लास्ट के जो 3 दांत है वो 3 दांतों को हम क्या कहते हैं? चवर्णक। वो फिर इसके बाद 2 है तो उसको हम क्या कहते हैं? रदनक। फिर इसके बाद है, नहीं, लास्ट के जो 3 दांत है उसको कहते हैं चवर्णक। इसके आगे के जो 2 दांत है उसे कहते हैं अग्रचवर्णक। फिर है 2 दांत, फिर है उसके बाद एक और एक यानी कि जो लास्ट के 2 दांत है उसे कहते हैं हम रदनक। और आगे के जो 4 दांत है उसे कहते हैं हम कृतक। तो यहाँ पे अलग अलग जो दांतों के प्रकार है तो उसका कार्य क्या है? उसका कार्य क्या है? तो यहाँ पे जो सारणी 2.2 में देखिए तो कर्तन एवं दंशन के लिए, यानी कर्तन यानी कि जो आप भोजन को काटते हैं, यानी कि भोजन को जब आप काटते हैं तो उसमें किस दांतों की आवश्यकता होती है? तो उसमें हमें कौन से 2 दांतों की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे जो 2 दांत है यानी कि 4 दांत, जो आगे के जो 4 दांत है ना कृतक, कृतक है वो, उसमें कौन सा है? तो कर्तन एवं दर्शन के जो दांत है वो है कृतक। उन दांतों की संख्या कितनी है? 4। निचले जबड़े में 4 और ऊपरी जबड़े में 4, ऐसे कितना दांत हुए? तो 8 दांत हुए। फिर है चीरने एवं फाड़ने वाले दांत। जो चीरने और जो फाड़ने के लिए हम उसकी सहायता करते हैं वो दांत कौन से है? तो रदनक है। जो रदनक है यानी कि निचले जबड़े में 2 दांत है और ऊपरी जबड़े में 2 दांत है। फिर है चबाने एवं पीसने के लिए जो लास्ट के जो 5 दांत है चवर्णक और अग्रचवर्णक, वो सभी के हम चबाने के लिए उपयोग करते हैं। तो ये है लास्ट के जो 5 दांत के है वो। फिर हमने आगे देखा था कि क्रियाकलाप 2.3। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आप भोजन लेते हैं, तो आप चखने के लिए, मतलब आपको जीभ के ऊपर स्पर्श करते हैं तो अलग अलग भाग होते हैं जीभ के, वहाँ पे हमें उस स्वाद को पता चल सकता है, उनके बारे में क्रियाकलाप 2.3। अब आते हैं क्रियाकलाप 2.4 जहाँ से हमारा पढ़ना बाकी था। तो अब हम यहाँ पे है क्रियाकलाप 2.4 में देखिए तो उसमें है कि निम्न पदार्थों के अलग अलग विलयन तैयार करना है, विलयन बनाना है। तो विलयन यानी कि आपको पानी में उसे यानी कि चीनी को पानी में डालना है, यानी वो बनेगा हमारा चीनी का विलयन। फिर है नमक का विलयन यानी कि जल में हमें नमक डालना है। फिर है नींबू का रस का विलयन, नीम की पत्ती,
तो नीम की पत्ती अथवा करेला का रस, ये सभी हमें एक विलयन तैयार करना है। अपने किसी मित्र की आंखों पर पट्टी बांधकर उससे अपनी जीभ बाहर निकालकर सीधी रखने को कहना है। क्या करना है? अपनी मित्र की आंखों पर पट्टी बांध देनी है और उसे बोलना है कि इसको जीभ बाहर निकाल के रखे। ये चित्र 2.6 में दिखाए गए जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर उपरोक्त में से किसी एक विलयन के नमूने की 1-2 बूंदे रखिए। क्या करना है? यहाँ पे जो चित्र 2.6 में यहाँ पे अलग अलग प्रकार के भाग बताए गए हैं, उस भागों में हमें क्या करना है, उसको जीभ के अंदर उस जो सभी हमने उदाहरण लिए थे, चीनी का विलयन, नमक का विलयन, नींबू का रस, वो सभी को हमें एक एक करके सभी भागों में उसे स्पष्ट यानी कि उसे 2-3 बूंदे उसमें रखनी है। फिर अपने मित्र से पूछे कि जीभ के किस क्षेत्र में उसे मीठे, नमकीन, खट्टे एवं कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। तो ये जो सभी आपको प्रयोग है वो आपको एक बार घर पे करना है कि जो आप सभी प्रकार के स्वाद होते हैं वो इसके सहायता से यानी कौन से भाग में यानी कि जीभ के कौन से हिस्से में आप पहचान सकते हैं कि ये हमें स्वाद का पता चल सके। अब है भोजन नली, यानी कि जो हम भोजन करते हैं वो नली के बारे में अब हमें देखना है। तो भोजन नली यानी उसे कहते हैं ग्रसिका। भोजन नली का जो दूसरा नाम है वो है ग्रसिका। तो निगला हुआ भोजन यानी कि निगला हुआ भोजन है वो ग्रास नली यानी कि ग्रसिका में जाता है। यानी कि जो आप भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में आप आचन करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में विभाजन करते हैं, वो उस भोजन को हम शरीर के अंदर निगल जाते हैं। यानी कि जो निगला हुआ जो भोजन है वो पहले किस में जाता है, तो वो है ग्रास नली। यानी कि आप चित्र 2.2 में यानी कि आप चित्र 2.2 यहाँ पे आप देखिए, ये यहाँ पे एक ग्रसिका है। तो यानी कि ये ग्रसिका है वो कहाँ से होकर जाती है, तो ये जो हमारी वक्ष है यानी कि दोनों साइड की जो छाती होती है उसके बीच में से होकर ग्रसिका है वो शरीर के आगे की ओर चलती है। अब हम ये ग्रसिका गले यानी कि जो गले का भाग है वो गले एवं जो गले के जो नीचे का भाग है यानी वक्ष यानी कि वक्ष से होकर जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकोचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। ग्रसिका यानी कि जो भोजन नली है वो भोजन नली आगे यानी कि नीचे की ओर जब संकुचन यानी कि जो उसका जो कद है वो कम हो जाता है, इसके कारण भोजन है वो नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है। यानी कि वास्तव में जो संपूर्ण आहार होता है यानी कि आहार की नली जो यानी कि भोजन नली है वो संकुचित होती रहती है। यानी कि जैसे जैसे नीचे की ओर चली जाती है तब तक उसका कद है वो कम होता जाता है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। यानी कि भोजन की गति है यानी कि भोजन है और नीचे की ओर क्यों सरकता है, क्योंकि जो हमारी भोजन की नली है वो नीचे की ओर संकुचित होती है, इसके कारण भोजन की गति है वो नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा जो आमाशय है वो खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है। यानी कि जो हम ग्रसिका के बाद हम जो भोजन में किसमें डालते हैं यानी कि ग्रसिका के बाद जो हमारा भोजन है वो आमाशय में जाता है। तो आमाशय है वो कई बार हमारा जो भोजन है वो उसका पाचन नहीं करता है यानी कि स्वीकार नहीं करता। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये जो उसका स्वीकार नहीं करने का कारण यानी कि फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकल दिया जाता है। यानी कि जिसका भोजन आमाशय वो भोजन को स्वीकार नहीं करता है वो भोजन वमन यानी कि आपको वोमिट कहते हैं, उल्टी वोमिट होने के कारण वो सभी जो भोजन है वो बाहर निकल जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो। क्या आपको ऐसा कभी हुआ है कि भोजन के तुरंत बाद आपको वोमिट हुई हो, उल्टी हुई हो, ऐसा कभी हुआ है? तो इसका कारण ये है कि आपका आमाशय है वो आपकी जो भोजन किया है उसको स्वीकार नहीं करता है। अगर आपका भोजन का स्वीकार नहीं होने के कारण वो जो हमें भोजन लिया है वो सभी उल्टी के कारण वोमिट के कारण बाहर निकल जाता है तथा इसके कारण के विषय में आपको सोचना है। अपने अभिभावक एवं अध्यापक से इस विषय पर चर्चा करनी है कि आपको कभी ऐसा हुआ है तो इनके बारे में। अब हमने आमाशय के बारे में तो देख लिया है कि जो हम भोजन ग्रसिका के द्वारा नीचे की ओर चला जाता है उसके बाद आता है आमाशय में। अब हमें आमाशय का आकार किस प्रकार का होता है यानी कि आमाशय का कार्य क्या है उन सब के बारे में अब हमें देखना है। तो पहला है आमाशय। तो आमाशय की जो मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना है, आप यहाँ पे आकृति में देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो संरचना ये जो रचना है वो आमाशय की है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि आमाशय की जो मोटी भित्ति यानी कि जो उसकी दीवार है वो एक थैली निमुष जैसी संरचना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसकी संरचना किस प्रकार की है, तो वो है एक थैली के आकार की। कैसे है, तो एक थैली के आकार की उसकी संरचना है। यह चपटा एवं यू की आकृति का होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसकी आकृति कैसी है, तो यू आकार की। जैसे कि आप एबीसीडी में यानी अल्फाबेट में आप देख सकते हैं यू किस प्रकार का होता है, तो इसके जैसी हमें आकृति दिखाई देती है। तथा उसका आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है, यानी कि जो आहार नल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक भोजन गुजरता है और ये भोजन है वो यहाँ से जाता है, यानी कि भोजन है वो यहाँ पे आमाशय में जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो आहार नाल का जो सबसे बड़ा भाग कौन सा है, वो है आमाशय। यह एक और ग्रसिका से खाद्य प्राप्त करता है, यानी कि आमाशय है वो ग्रसिका यानी जो हमारे भोजन नली है उसमें से भोजन प्राप्त करता है, तथा दूसरी ओर शुद्धांत्र में खुलता है। शुद्धांत्र यानी कि छोटी आंत। तो यहाँ से जो हम संरचना यानी कि ये वाला भाग है, तो वहाँ से हमें कौन सा भाग में मिल जाएगा, तो छोटी आंत का भाग यहाँ से शुरू हो जाता है। तो एक और जहाँ से वो शुरू होता है वहाँ जहाँ से जो शुरू होता है वो भाग यानी कि हमारे जो भोजन नली का जो भोजन है वो आमाशय में प्रवेश होता है, और जो हमें भोजन का जो बाहर का भाग है वो किसके द्वारा खुलता है, वो है बाहर की ओर, यानी कि कौन सा भाग है, वो है हमारी छोटी आंत में खुलता है। अब हम आगे देखते हैं, तो आमाशय कहाँ से शुरू होता है, तो वो है भोजन नली का जो भोजन है शरीर के अंदर प्रवेश है, यानी कि भोजन नली से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है, वो है हमारा शुद्धांत्र यानी कि छोटी आंत में खत्म होता है। अब हम आगे देखते हैं, तो आमाशय का आंतरिक स्तर यानी कि जो अंदर की जो सतह होती है वो श्लेष्म हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि एक श्लेष्म यानी कि कोई एक चिकना पदार्थ होता है। दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अम्ल को क्या कहते हैं, एसिड। तथा पाचक रस, एक पाचन करने में जो सहायता होती है वह पाचक रस को स्रावित करता है। यानी कि आमाशय का जो अंदर का भाग है उसमें से हमें कौन कौन से स्रावित करते हैं, तो वो है कौन से रस स्रावित करते हैं, तो पहले थे श्लेष्म, फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तीसरा है वो पाचक रस। ये सभी आमाशय के अंदर की सतह पर स्रावित होते हैं। श्लेष्म आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पे श्लेष्म का कार्य क्या है, तो श्लेष्म है वो आमाशय के जो अंदर की स्तर यानी कि अंदर की जो सपाटी है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। फिर है अम्ल, तो अम्ल है वो अनेक ऐसे जीवाणु को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अम्ल का कार्य क्या है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य क्या है, तो अम्ल जो हम भोजन लेते हैं उसके साथ द्वारा कोई जीवाणु है उसके यानी कि भोजन के साथ जीवाणु हमारे आमाशय तक पहुंच जाते हैं, तो उनको नष्ट करने में अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सहायता करते हैं, यानी कि उसमें सहायक होते हैं। यह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों का क्रिया करने में सहायता मिलती है। यह माध्यम है यानी कि जो जीवाणु को नष्ट करके भोजन को क्या करते हैं, अम्लीय यानी कि एसिडिक बनाते हैं, जिससे पाचक रस यानी कि जो पाचन करने की क्रिया है उसमें सहायता मिलती है। पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। पाचक रस का जो दूसरा नाम है वो है जठर रस, यानी कि पाचक रस का कार्य है कि प्रोटीन को सरल पदार्थों में यानी कि आप भोजन को एक द्रव स्वरूप में विघटित कर देते हैं। फिर है शुद्धांत्र यानी कि बड़ी छोटी आंत। तो छोटी आंत में क्या है, तो शुद्धांत्र लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है, यानी कि जो हमारी छोटी आंत का है कितने मीटर लंबी होती है, छोटी आंत हमारी कितनी लंबी है, तो वो है 7.5 मीटर यानी कि 7.5 मीटर लंबी है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है, यानी कि जो छोटी आंत है वो यकृत एवं अग्नाशय, तो इस वाली आकृति में आप देख सकते हैं यकृत एवं अग्नाशय। तो यकृत यहाँ पे है और अग्नाशय यानी कि जो हमारा आमाशय के नीचे वाले भाग यकृत और अग्नाशय से जुड़ी हुई होती है, वो है जो यकृत और अग्नाशय में जो स्रावित ग्रंथि होती है वो किस के द्वारा जुड़ी होती है, वो है हमारी छोटी आंत के द्वारा। यहाँ पे ये वाली आकृति आप देख सकते हैं। यह
यकृत एवं अग्न्याशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित करती है, यानी कि जो छोटी आंत है उसमें से जो स्राव होता है, स्राव आता है, वो कहाँ से आता है? वो है यकृत और अग्न्याशय में से। और इसके अलावा वो जो उसकी भित्ति यानी कि उसकी जो दीवार होती है उसमें से भी कुछ स्रावित होता है। यकृत गहरे यानी कि अब हमें यकृत के बारे में पढ़ना है। तो यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। यकृत है वो भी एक ग्रंथि है। वह कैसे है? गहरे लाल भूरे रंग की, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। उदर यानी क्या बोलते हैं? पेट। क्या बोलते हैं उसको? पेट। यानी पेट का जो ऊपर का भाग में यानी दक्षिण की ओर अवस्थित होती है। यहाँ पे अभी हमने आकृति देखी थी, वहाँ पे आप देख सकते हो। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी कि यकृत ग्रंथि है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस स्रावित करती है। कौन सा रस स्रावित करती है? तो वो है पित्त रस, जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। यानी कि यकृत ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर की है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जो हमें पित्त रस स्रावित करते हैं। वो जो ये पित्त रस है वो एक थैली में संग्रहित होता रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पित्ताशय। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पित्ताशय आकृति में। तो पित्ताशय यहाँ पे है, तो यहाँ पे थैली जैसी संरचना दिखाई देती है। तो जो यकृत में जो हमारा शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, उसमें पित्तरस स्रावित होता है। तो ये जो पित्तरस है वो एक थैली में संग्रहित होता है। वो थैली को हम कौन सा नाम देते हैं? तो वो है पित्ताशय। यहाँ पे आप आकृति में देख सकते हैं कि यकृत के नीचे एक पित्ताशय यानी कि एक थैली जैसी संरचना है। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि जो पित्तरस का कार्य क्या है? तो जो वसा यानी कि जो हमारा एक तेली पदार्थ है जिसके पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका बजाता है। फिर है अग्न्याशय। अग्न्याशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है। पहले यकृत ग्रंथि, अब आती है अग्न्याशय ग्रंथि। तो अग्न्याशय है वो हल्के पीले रंग की एक बड़ी ग्रंथि है, जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। आमाशय के नीचे का जो भाग है उसके कहते हैं अग्न्याशय। अग्न्याशिक रस यानी कि कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है। अग्न्याशिक रस यानी कि जो अग्न्याशय में से स्रवित होता है ग्रंथ, अग्न्याशय में से जो स्रवित होता है पाचक यानी कि रस, उसे कहते हैं अग्न्याशिक रस। तो ये रस है वो कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है। कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन है उस पर क्रिया करता है तथा उनको अनेक उनके सरल रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे कि आप कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन है और प्रोटीन वाले भोजन है तो उनको पाचन करने में सहायक होते हैं और उसको पाचन करने के लिए उस पदार्थ को सरल रूप में परिवर्तित करते हैं पहले। तो आंशिक रूप से जो बचा हुआ भोजन है वो क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है, जहां आंत्ररस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। यानी कि जो हमारा बचा हुआ भोजन है यानी कि अग्न्याशय के बाद जो बचा हुआ भोजन है वो क्षुद्रांत्र के निचले भाग में पहुंचता है, यानी कि छोटी आंत का जो निचला हुआ भाग है वहां पहुंच जाता है और वहां पे आंत्ररस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। यानी कि जो आंत्ररस है यानी कि जो छोटी आंत में जो पाचन रस होता है वो हमारा जो भोजन यानी पाचन क्रिया को वहाँ पे पूरा कर देता है। तो कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। जब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट यानी कि हमें जो कार्बोहाइड्रेट में सरल रूप में परिवर्तित कर देता है अग्न्याशिक रस, तो उसमें जो अग्न्याशिक रस है कार्बोहाइड्रेट को सरल रूप में किस में रूपांतरित कर देता है? वो है ग्लूकोज में परिवर्तन हो सकता है। फिर है वसा। तो वसा है वो अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा यानी कि वसा है वो अम्ल एवं ग्लिसरॉल में उसको सरल पदार्थ बनाता है और प्रोटीन है वो एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि उसको जो पाचन क्रिया के दौरान किसमें परिवर्तित होता है? वो है प्रोटीन में। तो यहाँ तक हम रखते हैं हमारा जो आज का लेक्चर है शुद्धांत्र यानी कि यकृत, अग्न्याशय, आमाशय, उन सब के बारे में हमें पढ़ा था। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? तो वो था पहले तो भोजन नली, यानी कि जो हम भोजन करते हैं वो किसमें के द्वारा हमारे भोजन को निकल जाता है, यानी कि निगल जो हमने भोजन निगलता है वो किसके द्वारा आगे की ओर बढ़ता है? तो पहला है भोजन की नली। भोजन की नली के बाद हमारा भोजन है वो आमाशय में जाता है। आमाशय के बाद वो भोजन कहाँ जाता है? छोटी आंत में। यानी आमाशय के द्वारा यानी कि आमाशय के आसपास जो क्षुद्रांत यानी कि जो आमाशय के बाद हमारा भोजन है वो कहाँ जाता है? वो जाता है हमारे क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत में। तो छोटी आंत में हमने देखा यकृत और अग्न्याशय। तो यानी कि जो यकृत
में जो एक ग्रंथि है यानी कि हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत। यकृत में कौन सा रस स्रावित होता है? पीत रस। और अग्नाशय में कौन सा रस उत्पन्न होता है? वो है अग्नाशिक रस। तो यहाँ पे हमने किस प्रकार के हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होती है इन सब के बारे में हमें आज इस चैप्टर में पढ़ा है। आगे हम देखेंगे कि क्षुद्रांत में अवशोषण यानी कि छोटी आंत में किसका अवशोषण होता है, और फिर है हमारी बड़ी आंत। तो ये हम कल यानी अगला जब हमारा लेक्चर आएगा तब हम पढ़ाई करेंगे। और आज का जो हमारा होमवर्क है वो आपको आपको आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में भेजा जाएगा और इसमें से आपको यह होमवर्क पूरा कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा